सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज भारत की डिजिटल या ऑनलाइन मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए अनुशासन दिवस है, क्योंकि आज सरकार ने इस मीडिया की लक्ष्मण रेखा खींच दी। आपत्तिजनक कंटेंट, भड़काने वाले पोस्ट, अपशब्द, नफरत, आपराधिक और देश विरोधी हरकतें, इन सारी मुसीबतों पर लगाम लगाने के लिए, फेक न्यूज के चैंपियंस को लाइन पर लाने के लिए सरकार ने भी लाइन तय कर दी है। हालांकि आज जो बातें कही गई हैं वो दिशा निर्देश हैं। इनमें सेल्फ रेगुलेशन यानी आत्म अनुशासन की बात है। कोई सख्त कानून सामने नहीं आ गया है, लेकिन इतना जरूर तय हो गया है कि सोशल मीडिया पर मनमानी करने वालों के लिए एक सरहद बन गई है और उस पर नियमों की कटीली तारें लग गई। आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत मिलने पर 24 घंटे के अंदर उसे हटाना होगा। अफवाह फैली तो ओरिजिनल सोर्स बताना होगा। कितनी शिकायतें आई, क्या कार्रवाई हुई, इसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया कंपनियों को हर महीने देनी होगी और तमाम यूजर्स के वेरिफिकेशन का सिस्टम तैयार करना होगा। यह आपसे जुड़ी हुई और आपके काम की खबर है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद आज के न्यूज मेकर हैं। नए नियमों और ऑनलाइन मीडिया की लक्ष्मण रेखा को लेकर आज रविशंकर प्रसाद आज तक के जरिए देश को एक्स्ट्रा खबरदार करेंगे। और नीरव मोदी तक कानून के लंबे हाथ पहुंच गए हैं। यूके से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लंदन की कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। लंदन की कोर्ट ने नीरव मोदी की तमाम दलीलों को खारिज किया और कहा कि नीरव मोदी के लिए मुंबई की आर्थर रोड जेल एकदम फिट रहेगी। यह मामला 14,000 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का है। नीरव मोदी धोखाधड़ी करके विदेश भाग गया था, लेकिन भारत ने संयम और कूटनीतिक पहुंच के जरिए दबाव बनाया और भगोड़े नीरव मोदी को भारत वापस लाने की कोशिश की। इस दिशा में आज एक बड़ी सफलता मिली है, लेकिन यह प्रत्यर्पण तुरंत नहीं होगा। नीरव मोदी भारत कब और कैसे लाया जाएगा, इसका तरीका क्या होगा, अभी कौन कौन सी अड़चनें बाकी हैं, इसका विश्लेषण हम करेंगे। लेकिन खबरदार की शुरुआत इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज से। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर संदिग्ध गाड़ी मिली है। संदिग्ध गाड़ी मिलने से हड़कंप मच गया है। मुंबई के पेडर रोड पर बनी एंटीलिया बिल्डिंग के बाहर जो स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई, उसमें जेलेटिन की छड़ें मिली हैं। एटीएस की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। इलाके की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। मुकेश अंबानी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जाहिर है बड़ी खबर है, क्योंकि मुकेश अंबानी के घर के बाहर इस तरह की चीज का बरामद होना। हमारे साथ इस समय हमारी संवाददाता विद्या जुड़ रही है सीधे मुंबई से। विद्या, अपडेट क्या है और अभी तक आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से या एटीएस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी देखिए, होम मिनिस्टर ने उन्होंने ही सिर्फ जानकारी दी, लेकिन ये बात तय हो गई है कि तकरीबन 20 के आसपास बुलेट जो जेलेटिन थे वो एक गाड़ी में मिले हैं। दोपहर के समय में मिले थे और ये गाड़ी आप देख लीजिए, ये जो सड़क है ये है एंटीलिया और ये जो सड़क है अल्टामाउंट रोड, ये तकरीबन आप कह लीजिए छावनी में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर हर स्पेशलाइज्ड विंग जो होता है मुंबई पुलिस का, चाहे आप ले लीजिए डॉग स्क्वाड या फिर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, एटीएस से लेके तमाम जो कमांडोज हैं वो तक यहाँ मौजूद थे। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया और उसके बाद से ही यहाँ पर आवाजाही शुरू हुई। दोपहर से ये पूरा इलाका एकदम पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, रास्ता पूरा रोक दिया गया था, यहाँ आवाजाही नहीं हो रही थी। तो इस तरह के तब्दील ये जो पूरे हालात हैं तब आए जब यहाँ से गाड़ी को यहाँ से निकाला गया। जो मटेरियल उसमें है उसकी टेस्टिंग के लिए दिया गया है, जांच पड़ताल। इस बात जैसे आपने कहा, आसपास का ये जो पूरा हाई प्रोफाइल एरिया है, यहाँ पे सीसीटीवी जाहिर सी बात है कि बहुत सारे घरों में लगी हैं, इमारतों में लगी हैं, शॉप्स में लगे हैं, तो उन सभी सीसीटीवी कैमरास को खंगाल कर ये जानने की कोशिश की जा रही है आखिर गाड़ी है किसकी, कहां से आई, किसने छोड़ी, कौन था उसका मालिक। ये तमाम चीजें जाननी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये कोई आम इलाका नहीं है, ये वो इलाका है जहां पर कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति रहते हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये कि भले ही ये सिर्फ एक जेलेटिन रहा है और उसमें बहुत कुछ नहीं मिला है, लेकिन ये एक्सप्लोसिव मटेरियल जरूर है और यही वजह है कि इसकी जो सीरियसनेस है उसको देखते हुए फिलहाल जांच पड़ताल बहुत तेजी से हो रही है। क्योंकि विद्या, वाकई सिर्फ जेलेटिन की छड़ें हैं और ऐसा नहीं है कि कोई असेंबल्ड विस्फोटक वहां पर रहा हो, लेकिन अगर जेलेटिन की छड़ें एक गाड़ी में छोड़ी गई हैं वहां पर, क्या इसे एक संकेत, एक संदेश के तौर पर भी पुलिस देख रही है? क्या साजिश के उस कोण को भी तलाशा जा रहा है?
जी बिल्कुल, पूरी तरीके से इसको बहुत लाइटली नहीं लिया जा सकता। ये अल्टामाउंट रोड ये इलाका है जहां पर आप देख लीजिए, ये जो पुलिस की जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, जो तकरीबन जो एंटीलिया से लगी सटी खड़ी हैं, ये सारी वो गाड़ियां हैं जो हमेशा यहाँ रखती हैं। यहाँ मार्क्समैन तैनात रहते हैं। यहाँ पर ये जो पुलिस की गाड़ियां हैं, ये आप बड़ी बड़ी गाड़ियां जो देख रहे हैं, ये अंबानी परिवार की तरफ से ही पुलिस को दी गई है ताकि उनकी सिक्योरिटी की गाड़ी उनके साथ, उनकी जो बड़ी गाड़ी है उनके साथ चल सके। ये सारी गाड़ियां हमेशा इनके साथ रहती हैं। इनके अलावा ये सारे जो कमांडोज हैं, आप कह लीजिए एटीएस की जो विंग के जो लोग हैं, ये सब यहाँ थे। जांच पड़ताल इस वजह से लाइटली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आखिर इतने बड़े जो ये इलाका जहाँ पे पहले से ही हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी रहती है, ऐसे इलाके में सडनली एक गाड़ी में जिलेटिन पाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसा हुआ कैसे कि ऐसी गाड़ी आ गई अनजान सी और यहाँ पर उसमें जिलेटिन भी मिल जाता है। बहुत शुक्रिया विद्या इस पूरी जानकारी के लिए। जाहिर है मामला बड़ा है और इस पर हमारी नजर रहेगी। इस खबर को हम पूरी तरीके से फॉलो करते रहेंगे। लेकिन अब हम ऑनलाइन मीडिया के अनुशासन दिवस की बात करते हैं। इसके रेगुलेशन के बारे में क्यों सोचा गया, क्यों सरकार नियमों का ये ड्राफ्ट लेकर आई है, इसे समझने की जरूरत है। ये बात काफी वक्त से हो रही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के दुरुपयोग की अनदेखी नहीं की जा सकती। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई पूछने वाला नहीं है। हिंसा, अश्लीलता, अपशब्दों से भरी सीरीज की भरमार है। कंटेंट चाहे समाज को तोड़ने वाला हो या नफरत फैलाने वाला हो या फिर आस्था का अपमान करने वाला, कहीं कोई लगाम नहीं है। खासतौर पर सोशल मीडिया का दुरुपयोग फेक न्यूज फैलाने में हुआ। ऐसे गलत तथ्य और गलत बातें प्रचारित की गई जिससे हिंसा को बढ़ावा मिलता है, जिससे देश हित को नुकसान पहुंचता है, किसी की छवि खराब हो जाती है। भारत में जिस तरह से सोशल मीडिया यूजर बढ़े हैं, उसमें तो भारत जैसे संवेदनशील समाज को और सावधान रहना होगा, क्योंकि समाज में आग लगाने वाले हमेशा ताक में बैठे रहते हैं। भारत में 80 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, 30 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। ये बहुत बड़ी संख्या है। सोशल मीडिया यूजर भी जो है वो करोड़ों में है। व्हाट्सएप के भारत में 53 करोड़ यूजर्स हैं। पूरी दुनिया में व्हाट्सएप के इतने यूजर कहीं नहीं। फेसबुक से सबसे ज्यादा लोग भारत में जुड़े हैं। भारत में फेसबुक के 41 करोड़ यूजर हैं। इंस्टाग्राम के 21 करोड़ भारत में यूजर हैं। ट्विटर के 1 करोड़ 75 लाख यूजर भारत में हैं। इतनी बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर अगर लोग हैं तो सोचिए, एक फेक न्यूज, एक गलत तथ्य, एक छोटी सी बात भी कैसे करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो सोशल मीडिया की इस ताकत का दुरुपयोग हिंसा फैलाने, समाज में तनाव फैलाने में करते हैं। भारत में करोड़ों लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन करोड़ों यूजर्स से सोशल मीडिया की बड़ी कंपनियों को बड़ा बिजनेस मिल रहा है, लेकिन शिकायतों को सुनने का पुख्ता सिस्टम नहीं है। नई ड्राफ्ट गाइडलाइन से अब क्या बदल जाएगा, यह हम आपको बताते हैं। अब तक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट्स के खिलाफ यूजर शिकायतें तो करते हैं, लेकिन इन शिकायतों को ठीक तरीके से सुना नहीं जाता। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब सोशल मीडिया यूजर को प्रॉपर फोरम मिलेगा। यहां उनकी शिकायत दर्ज होगी। ये पता चलेगा कि उनकी शिकायतें किसके पास गई। समयबद्ध तरीके से उन शिकायतों का निपटारा करना होगा। शिकायतों को सुनने और निपटारा करने के लिए 3 स्तर का सिस्टम बनाना होगा। बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को अब 3 अफसर नियुक्त करने पड़ेंगे। इनमें एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बनाना होगा, जिसे कानून, नियमों और गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करवाना होगा। दूसरा, एक नोडल ऑफिसर बनाना होगा, जिससे पुलिस और दूसरी सरकारी एजेंसियां किसी भी समय संपर्क कर सकें और जो इन एजेंसियों से कोऑर्डिनेट करे। तीसरा, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर होगा, जो शिकायतों के निपटारे का सिस्टम देखेगा। ये तीनों अधिकारी भारतीय होने चाहिए। हर महीने कंपनियों को कंप्लायंस रिपोर्ट देनी होगी कि उनके पास कितनी शिकायतें आई हैं और उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है। बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां किसी की नहीं सुनती थी। उन्होंने खुद को सबसे ऊपर मान लिया था। आपत्तिजनक पोस्ट्स और यूजर्स पर मनमाने तरीके से ये कंपनियां कार्रवाई करती थीं, लेकिन गाइडलाइंस बनने के बाद इन कंपनियों को पारदर्शी तरीके से शिकायतें सुननी होंगी, उन शिकायतों पर कार्रवाई करनी होगी। सिस्टम बनाने के लिए बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महीने का समय दिया गया है। उन्हें 24 घंटे में यूजर की शिकायत दर्ज करनी होगी और इसे 14 दिन में निपटाना होगा। अगर महिला यूजर्स की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले किसी पोस्ट या कंटेंट पर शिकायत हुई तो इसे 24 घंटे में हटाना होगा। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद यूजर वेरीफाइड हो और इसके लिए स्वैच्छिक तरीके से वेरिफिकेशन का तरीका यूजर को मिले। अगर यूजर से बिना बताए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसके किसी कंटेंट को हटाता है तो इसके बारे में उसे सूचना देनी होगी, कारण बताने होंगे और उसकी बात भी सुननी होगी।
अगर किसी यूजर ने आपत्तिजनक ट्वीट के बाद अपना अकाउंट डिलीट कर दिया तो इस अकाउंट से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 180 दिनों तक अपने पास रखनी होगी और सरकार अगर कानून के तहत इसकी जानकारी मांगेगी तो उन्हें यह जानकारी सरकार को उपलब्ध करवानी होगी। लेकिन सोशल मीडिया कंपनियों पर जो सबसे बड़ी सख्ती है वो ये कि अगर उसके प्लेटफॉर्म पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट हुआ है तो उस पोस्ट के फर्स्ट ओरिजिन को ट्रेस करके बताना होगा, यानी ये पोस्ट सबसे पहले कहां से किया गया। अगर भारत के बाहर से ये पोस्ट किया गया तो भारत में सबसे पहले इसे सर्कुलेट करने वाले कौन थे, ये भी बताना होगा। किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट के फर्स्ट ओरिजिन के बारे में उन मामलों में ही बताना होगा जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, विदेशी मामले और कानून व्यवस्था जैसे मामले जुड़े हैं और जिनमें आरोप साबित होने पर 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस में यह भी है कि वो ऐसा कोई कंटेंट पब्लिश नहीं होने देंगे जो भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा के खिलाफ हो, जिससे दूसरे देशों के साथ हमारे संबंधों पर असर हो, जिससे कानून व्यवस्था पर असर हो या हिंसा भड़काने वाला हो या मानहानि करने वाला हो। अगर कोई ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है तो उसे जानकारी मिलने के बाद या तो तुरंत अपने प्लेटफॉर्म से हटाना होगा या फिर सरकारी एजेंसी या कोर्ट ऑर्डर के बाद हर हाल में 36 घंटे के अंदर हटाना होगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है जिस पर आगे विवाद हो सकता है। जब दिल्ली में 26 जनवरी को हिंसा हुई थी तो सरकार ने कई ऐसे ट्विटर अकाउंट्स पर कार्रवाई करने को कहा था जिनसे भड़काऊ पोस्ट्स की गई थी और जिनके खालिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े होने का संदेह था। ट्विटर ने इनमें कुछ अकाउंट्स को पहले तो सस्पेंड किया, लेकिन फिर यह कहना शुरू कर दिया कि किसी की अभिव्यक्ति पर वो पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियों का यह दोहरा रवैया भारत में नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका के कैपिटल हिल पर हिंसा तो अलग रवैया रहे और भारत में लाल किले पर हिंसा हो तो सोशल मीडिया कंपनियां अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई दें। सभी सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन बड़े आदर से कहूंगा देयर शुड नॉट बी डबल स्टैंडर्ड्स। इफ एन अटैक इज देयर ऑन कैपिटल हिल इन कांग्रेस, देन सोशल मीडिया सपोर्ट द पुलिस एक्शन, बट देयर इज एन अग्रेसिव अटैक ऑन लाल किला, द सिंबल ऑफ इंडियाज फ्रीडम, where our prime minister swore the national flag, you have double standard. This is plainly unacceptable. Internet is a fine creation of human mind, but if internet is a global phenomena, it must have linkage to the local ideas, local culture, local customs, and most important, local laws, our constitution and laws of India. अब ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि आप अमेरिका में बैठ के आपकी चीज यहां दिखाएंगे और यहाँ के ग्रीवांस का रिड्रेसल नहीं होगा, यहाँ के एब्यूज चलता रहेगा, मिसयूज चलता रहेगा। ये हमारी अपेक्षा होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को सुधारने की कोशिश एक बार फिर शुरू हो गई है। बुधवार को दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओज की बातचीत हॉटलाइन के जरिए हुई। इस संवाद में पुराने समझौतों को फिर से अमल में लाने पर सहमति बनी। बातचीत का फोकस था सीज फायर उल्लंघन, युद्ध विराम और कश्मीर। दोनों देशों ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के हालात की समीक्षा की और फिर भारत और पाकिस्तान ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। रिश्ते सुधारने के लिए 3 पॉइंट्स पर फोकस रहा। पहला यह कि हॉटलाइन कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा ताकि दोनों देशों के बीच समय समय पर बातचीत हो सके। दूसरा यह कि सीज फायर उल्लंघन, फायरिंग, घुसपैठ समेत अन्य मामलों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा और नियमित फ्लैग मीटिंग फिर से शुरू होगी। इसके जरिए दोनों देशों के बीच पनपी गलतफहमियों को दूर किया जाएगा। जाहिर है कूटनीति की भाषा कई बार बहुत ही सूखी और बेजान सी लगती है और उसमें ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग होता है जो सुनने में एक रस्म अदायगी की तरह लगते हैं, लेकिन खबर की पूरी पिक्चर इन डिप्लोमैटिक बातों में छिपी होती है। नवंबर 2003 में भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने एलओसी पर सीज फायर एग्रीमेंट किया था, जिसके अनुसार दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर गोलीबारी नहीं करेंगी, तय हुआ था ये। इसके बाद 2006 तक दोनों तरफ से सीज फायर को माना गया, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान लगातार सीज फायर उल्लंघन करता आया है। 2020 में कोरोना के समय में भी पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ने का रिकॉर्ड बना दिया। 2020 में पाकिस्तान की तरफ से 4100 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा गया, जबकि 2010 में 44 बार सीज फायर तोड़ा गया था। इसी की आड़ में आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश होती है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल भी मुस्तैद हैं। आतंकियों को निपटाना उन्हें अच्छी तरह आता है। भारत ने साफ कर दिया है कि बातचीत की इस प्रक्रिया के साथ साथ आतंकवादियों को मारकर ऊपर पहुंचाने का कार्यक्रम भी पहले की तरह चलता रहेगा। भारतीय सेना ने कहा है कि हॉटलाइन पर दोनों देशों की बातचीत के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान जारी है। आतंकवादियों को किसी तरह का डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। इसके साथ ही
एफएटीएफ की मीटिंग भी चल रही है जिसमें पाकिस्तान को आतंकवादियों के प्रति सॉफ्ट होने पर सफाई देनी है और यह बताना है कि उसने क्या एक्शन लिया है ताकि वो एफएटीएफ की कड़ी कार्रवाई और ब्लैकलिस्ट से बच सके। फिलहाल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। क्या ये कोई ढोंग है या फिर पाकिस्तान फिर सच्चे दिल से शांति चाहता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल सच मान के चलनी पड़ेगी और वो ये है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी मानता है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को त्यागा नहीं है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को त्यागता नहीं है तब तक पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए सीज फायर का समझौता होने के बावजूद भी भारतीय सेना जो एलओसी पर डिप्लॉयड है वो निगरानी में बिल्कुल भी चूक नहीं कर सकती है, वो निगरानी में बिल्कुल भी ढील नहीं कर सकती है, वो अपने एसओपीज को फॉलो करने में बिल्कुल भी ढील नहीं कर सकती है। उन्हें और चौकस और चौकन्ना होना पड़ेगा। ये हमने जो दिशा निर्देश बनाए हैं ये क्या बनाए हैं? क्या इस बात को हम इनकार कर सकते हैं कि आज बहुत लोग सोशल मीडिया का अब्यूज करते हैं? आप मुझे एक बताइए श्वेता, अगर मेरे पास एक मां आती है कि मेरी बेटी को उसके जिल्टेड लवर ने उसके कॉम्प्रोमाइजिंग फोटो मॉर्फ करा के डाल दी है, मुझे क्या करना चाहिए? अगर कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवाद फैला रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? और कोई व्यक्ति शरीफ आदमी उसको बुरी तरह से कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो इसीलिए इसमें हमने कहा है कि सोशल मीडिया का जो यूज और एब्यूज होता है, तो एब्यूज और मिसयूज में उसके शिकायत की निराकरण का आप एक समाधान करिए। 24 घंटे में शिकायत को नोट करिए, 15 दिन में उसका निष्पादन करिए। और जो बड़ी सोशल मीडिया कंपनी इसको नोटिफाई करेंगे, जिनके 50 लाख से अधिक रीच होंगे लगभग, चाहे वो बाकी नाम किसी का क्या लूं, आप अपना एक कंप्लायंस ऑफिसर रखिए, आप एक ग्रीवांस ऑफिसर रखिए और बाकी आप एक अपना ये सरकार से कांटेक्ट पॉइंट रखिए। 2 बातें और इसमें बता दूं, तब फिर आप सवाल लीजिए मुझसे। ये अगर किसी ने खुराफात शुरू की तो खुराफात शुरू करने वाले को आपको जवाब देना पड़ेगा, ये कौन है। और वो सभी में नहीं, भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, भारत की सुरक्षा, किसी महिला नारी की गरिमा, कोई बलात्कार के सीन दिखा के बार बार कर रहा है जिसको 5 साल से ऊपर की सजा हो सकती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये खुराफात किसने शुरू की। हम कंटेंट नहीं जानेंगे, ये खुराफात भारत के सरहद के बाहर से आई तो हिंदुस्तान में किसने किया, दंगे फैलाया, मॉब लिंचिंग कराया, आपको उसका नाम देना पड़ेगा। और तीसरा, सोशल मीडिया पर आकर के करोड़ों लोग ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान का स्वागत है, लेकिन सोशल मीडिया कंपनी ऐसे लोगों के वॉलंटरी वेरिफिकेशन का एक व्यवस्था करें। सरकार का ही नहीं है। आप बताएं कि मेरा नाम रविशंकर प्रसाद है, ये मेरा अकाउंट है जो मुझसे वेरीफाइड है, ताकि ये भी तो हम देखें कि जो बार बार वायरल होते हैं इसमें कितने वेरीफाइड लोग ज्ञान दे रहे हैं और कितने अनवेरीफाइड सरहद के बाहर से आ रहे हैं। तो यही तो हमने एक बिल्कुल ऐच्छिक मैकेनिज्म जो उनको लागू करना पड़ेगा उसका प्रावधान किया है। रविशंकर जी, आपको यह एहसास भी होगा कि इसके साथ ही एक नई बहस, या यूं कहूं कि पुरानी बहस नए जामे के साथ शुरू हो जाएगी अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर। जी, आपने बहुत सही कहा। देखिए श्वेता, पहले आप एक बात जान लीजिए, मुझे लगता है कि आपके चैनल पर मुझे बोलने की आवश्यकता है कि इस सरकार में नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ जी, वेंकैया जी उपराष्ट्रपति हैं, रविशंकर प्रसाद, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय अरुण जेटली, प्रकाश जावड़ेकर, कोई 3, 4, 5 साल बड़े हैं, कोई छोटे हैं। हम लोगों ने जेपी मूवमेंट में बिहार में और फिर इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया है, 3 आजादी के लिए, जेल गए हैं, लाठी खाया है। इंसान की आजादी, मीडिया की आजादी और न्यायपालिका की गरिमा। तो वी हैव सफर्ड फॉर द कॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भारत में बोलने की आजादी आती है भारत के संविधान की धारा 19(1) में मौलिक अधिकार, तो वो इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। उसी का 19(2) भी है कि देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर इत्यादि के आधार पर आपकी उस आजादी पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। यह भारत के संविधान में है, मैं कोई नहीं कर रहा हूं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अधिकार को अपहोल्ड किया है। तो आज मैंने बताया कि हमें कुछ नहीं इंटरफियर करना है, सोशल मीडिया कंपनी खुद ही व्यवस्था बनाए कि किसी को शिकायत है तो उस शिकायत का निपटारा करें, वॉलंटरली वेरीफाई करें
और किसी ने खुराफात की, तो पहली खुराफात किसने शुरू की उसके बारे में बताएं। पर यह ट्रेस करना मुमकिन हो पाएगा, आपको लग रहा है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं श्वेता, आप तो बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, हम कंटेंट नहीं बताना चाहते, लेकिन क्या रॉकेट साइंस है क्या? आप तो देश में इतना घूम के पत्रकारिता करती हैं श्वेता, ऐसा क्यों होता है कि एक ही दिन, अब तो बंद हुआ हम लोग के शक्तिकार, एक ही दिन एक ही विषय पर एक ही जिले में एक ही समय लाखों मैसेजेस वायरल होते थे कि नहीं, मॉब लिंचिंग के बाद या पहले? आप मुझे बताइए। तो क्या इसको जानने के लिए कि बहुत बड़ा तकनीकी ज्ञानी बनना है क्या? नहीं है ना। हमने आपको पूरा अधिकार दिया है, आप आलोचना करिए, और मैं फिर कहूंगा, आलोचना, व्यंग, हास्य, कार्टून, ये तो लोकतंत्र के गाने होते हैं, जरूर करिए। लेकिन अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग इस तरह से हिंसा फैलाने, वैमनस्य फैलाने, आतंकवाद को फैलाने, नारी की गरिमा को लूटने, किसी की पूरी प्रतिष्ठा को समाप्त करने के लिए होगा, तो उसके लिए शिकायत के निपटारा का एक उसको मशीनरी मिलनी चाहिए कि नहीं? यही तो इसमें हम कर रहे हैं, जो बताया आपको। रविशंकर जी, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आज सरकार से अपील की कि उसे इस मसले पर सार्वजनिक संवाद शुरू करना चाहिए। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने कहा कि नियमों का दायरा इतना फैला हुआ होने की वजह से हो सकता है कि सोशल मीडिया कंपनियां अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए जरूरत से ज्यादा सख्ती करें और इससे अभिव्यक्ति की आजादी पर असर पड़े। इन चिंताओं पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमको आशंकाओं का तो उत्तर नहीं देना है ना, पहले बात आप जान लीजिए। मैं आपसे फिर कहता हूं, बार बार हमने विस्तार से बताया कि कंसल्टेशन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के 2-3 केसेस हुए हैं। हमारे सेक्रेटरी आईटी ने, सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट कहा है कि हम जल्दी ही गाइडलाइन लाएंगे, उनका निर्देश था रेप बलात्कार के मामलों में। 18 में मैंने राज्यसभा में कमिटमेंट किया, जब फेक न्यूज पर एक बहुत बड़ी बहस चली थी। सारे सांसद ने कहा गाइडलाइन को मजबूत करिए। जो पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज है, इस पर पार्लियामेंट की एडहॉक कमेटी बनी थी और हम लोग 3 साल से कंसल्टेशन कर रहे थे। ड्राफ्ट को भेजा, कमेंट, काउंटर कमेंट आया। आज प्रकाश जी और अमित खरे जो सेक्रेटरी आईएनबी, उन्होंने बताया कि उन्होंने दिल्ली में कंसल्टेशन किया, मुंबई में किया, चेन्नई में किया। प्रकाश जी ने ओटीटी के लोगों को बुलाया, कहा कि आप एक सेल्फ रेगुलेशन बताओ। अब आप मुझे जब कह रही हैं, तो श्वेता मैं आपको एक बात बताऊं, आप जब टीवी पर आती हैं तो आप एक कोड फॉलो करती है ना, और अगर कहीं गलती होती है और आपका जो इंटरनल मैकेनिज्म है गलत पाए, तो आप उसको चलाती है ना पट्टी कि ये न्यूज गलत थी, हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। आप जब आर्टिकल लिखती हैं तो आप प्रेस काउंसिल का नियम फॉलो करती हैं कि नहीं करती हैं? तो यही तो केस है। तो बाकी लोग तो कुछ तो फॉलो करें। फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, हम सेंसर बोर्ड नहीं चाहते, लेकिन ओटीटी आप बनाइए, लेकिन 5 कैटेगरी में उसको कैटेगराइज करिए कि ये 13 साल के बच्चों से नीचे के लिए नहीं है, ये उनके ऊपर के लिए है, ये पेरेंटल गाइडलाइन है। बाकी लोग जो उपयोग करना है करें, और शिकायत के निपटारे का एक फोरम दीजिए ओटीटी कंपनी के पास या डिजिटल मीडिया के पास। उसके बाद एक अलग से आप बनाइए फोरम, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जजेस हों, बाकी जजेस हों, एमिनेंट संपादक हों, जो वो सुने शिकायत को, अगर कार्रवाई नहीं हुई और उनको बताए, सेंसर करे, बाकी देखे। ये सब आप लोग करिए, हम लोग कहीं नहीं है, और बाद में सरकार है। तो ये तो बिल्कुल हम लोगों ने सेल्फ रेगुलेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, ताकि सोशल मीडिया, ओटीटी, डिजिटल मीडिया खूब काम भी करे और जवाबदारी भी बनी रहे जो उसके कंज्यूमर्स हैं या जो सोशल मीडिया यूजर हैं। तो ये बहुत ही संतुलन बनाने की रविशंकर कोशिश जी, एक बात को समझना चाहेंगे, व्हाट्सएप जब हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें लिखा रहता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। क्या उन्हें आपत्तिजनक कंटेंट फैलाने वाले ओरिजिनल सोर्स का पता लगाने के लिए अपनी इंक्रिप्शन तोड़ने पर मजबूर किया जाएगा? अगर ऐसी बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ आ गई, तब क्या होगा? क्या समय पर इनका निपटारा हो पाएगा? हमारा जवाब बहुत स्पष्ट है कि हम उस खुराफात व्यक्ति ने क्या खुराफात की, ये हम नहीं जानना चाहते। आप उसको छुपा के रखिए। हमें एक चीज बताइए श्वेता जी, आप इतनी अनुभवी पत्रकार हैं, जब कोई ट्वीट वायरल होती है तो वायरल में आपको मालूम होता है ना, साहब देखो ये ट्वीट चल रहा है मॉब लिंचिंग पर, ये हैशटैग जिनोसाइड फार्मर, ये क्या है? ये मुझे कुछ इंक्रिप्शन तोड़ने की जरूरत पड़ी है क्या? कि वो हैशटैग है, झूठा है, उत्तेजना फैलाने वाला है, लेकिन है हैशटैग जिनोसाइड फार्मर। तो ऐसे सवालों में ये खुराफात शुरू किसने की? हिंदुस्तान से की तो उसका नाम बताइए। अगर बाहर से है
तो हिंदुस्तान में बाहर वाले की खुराफात किसने शुरू की? यही तो हम चाह रहे हैं। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बहुत साफ साफ बता दिया। अगर किसी प्यारी बिटिया को बहुत ही आपत्तिजनक अवस्था में सोशल मीडिया पर उसका पुराना प्रेमी उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, वो वायरल हो रहा है एक इलाके में, तो ये बताइए खुराफात किसने शुरू की? ये तो बहुत छोटी सी बात है। नहीं, ये बात तो रविशंकर जी सही है कि कई दफा इस तरह की जब कंप्लेन भी भेजे जाते हैं, शिकायत की जाती है, तो दूसरी तरफ से एक लाइन का जवाब आ जाता है कि हमारी पॉलिसी के हिसाब से इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया गया, और उस समय आपका एक संघर्ष शुरू होता है। तो सब चाहेंगे कि वो संघर्ष कम से कम खत्म हो, कि वो इंटरप्रिटेशन न दें। अगर कानून है तो वो एक चीज हो सब पर। लेकिन रविशंकर जी, सूचना प्रसारण मंत्रालय के चुने हुए अफसर को किसी कंटेंट को ब्लॉक करने के आदेश देने का अधिकार होगा। अब उस अफसर के फैसले सही हो, उसकी कार्रवाई जायज हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए, आपने बहुत कहा इमरजेंसी में आप ब्लॉक करेंगे, उसके लिए गाइडलाइन की आवश्यकता नहीं। हमारे आईटी एक्ट के सेक्शन 69 में प्रावधान है, आज से नहीं है, पिछले 20 साल से, समझिया? तो आपको दिखाना पड़ेगा कि पहले इमरजेंसी आपको क्यों करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप वो निर्णय करेंगे तो उस निर्णय को एक कमेटी के द्वारा वेट करना पड़ेगा। और नंबर 3, एक रिव्यू कमेटी होगी जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, लॉ सेक्रेटरी होंगे, आईटी सेक्रेटरी होंगे। वो रिव्यू करके देखेंगे, एक समय सीमा के लिए, उसके आगे नहीं चलेगा। स्टेट में वो रिव्यू कमेटी चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में होगी, बाकी लोग होंगे। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, ये सब हम आजादी का पूरा समर्थन करते हैं। और देखिए, आज मैं बहुत विनम्रता से श्वेता आपके चैनल आज तक पर बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आलोचना से कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोग तो नरेंद्र मोदी के इतने प्रेमी हैं कि उनकी आलोचना 20 साल से कर रहे हैं, आप देख ही रही हैं। कुछ लोग तो एनजीओ बना रखा है, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। अब देश के लोग मोदी जी को इतना आशीर्वाद दे देते हैं कि बार बार जिताते हैं उनके काम के कारण, तो हमें उससे परेशानी नहीं है। हम वो काम करते रहेंगे, आलोचना आप करिए। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि अगर किसी को उससे जेन्युइन शिकायत है, राष्ट्र के हित में, संप्रभुता में, सुरक्षा में, डिफेमेशन में, नारी की गरिमा में, बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज के मामले में जिनको 5 साल से अधिक की सजा है, तो आपको तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम नहीं कहेंगे, आप मैकेनिज्म बनाइए ताकि कोई व्यक्ति जो उसका विक्टिम है वो शिकायत कर सके। आपको श्वेता आजकल और बताऊं, आजकल एक देश में नया ट्रेंड चल रहा है। क्या है? कोई व्यक्ति, 1 मिनट, कोई व्यक्ति नया व्यापार शुरू कर रहा है तो शुरू से ही उसके ऊपर इतना कैंपेन चलेगा कि उसका पूरा क्रेडिबिलिटी, वित्तीय स्थिति सब गड़बड़ा जाती है। मेरे पास एक शिकायत आई, आपको मैं बताना चाहूंगा। दक्षिण भारत में एक व्यक्ति मेट्रो में सोया हुआ था, उससे रिक्शा करने वाले ने उसकी फोटो खींच के डाल दिया, ये व्यक्ति मेट्रो में शराब पी के चलता है। उसकी इतनी वायरल हुआ कि उसकी बेटी को स्कूल से निकाल दिया गया, बाकी हुआ। ये सब क्यों होना चाहिए, मुझे बताइए? ये है बड़े सवाल। पर आपको लगता है कि बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसी भारत और दूसरे देशों के बीच फर्क करती है, यानी भारत में कुछ और, दूसरे पश्चिमी देशों में कुछ और? देखिए, हम लोगों ने इस पर बहुत अध्ययन किया है, बहुत जगह ये विषय चल रहे हैं। आपको मालूम है ना, आजकल तो हम विदेश में अमेरिकन कांग्रेस में पूछकर क्या क्या पूरे इनकी वित्तीय स्थिति के बारे में भी जानकारी पाई जाती है। एक बहस चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी चल रही है, आपको मालूम ही है। तो ये तो देश तो दुनिया में चल रही है, चलने दीजिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज का हमारा पूरा फोकस है कि अगर सोशल मीडिया हिंदुस्तान में बिजनेस करते हैं, आपका स्वागत है। भारत के लोकतंत्र का आप भी मान करिए, भारत के संविधान का मान करिए, भारत के कानून का मान करिए। और जो हमारे लोग सोशल मीडिया के मिसयूज और अब्यूज से परेशान हैं, तो उनको अवसर दीजिए अपनी शिकायत करने का, उसके निराकरण का। यही तो विषय है इसमें कुल मिलाकर। रविशंकर जी, भारत के कानून का मान अब शायद नीरव मोदी को भी बहुत जल्दी करना पड़ जाएगा, क्योंकि प्रत्यर्पण की पहली बाधा तो हट गई है। कितना बड़ा फैसला मान रहे हैं इस केस में? आपको बताओ श्वेता जी, एक बहुत रोचक बात, 2019 का चुनाव तो आप फॉलो कर रही थी ना, याद है ना आपको? है कितना ट्वीट होता था जी, एक पार्टी के द्वारा, उसके नेता के द्वारा, कि नीरव मोदी को बचाने के लिए मोदी सरकार लगी हुई है। अब वहां कोतरोकी का क्या हुआ और यहां देखिए क्या हुआ। आज वो कानून हो गया। तो चलिए, ये बहुत बड़ा फैसला है। ये भारत के कानून की व्यवस्था और भारत के इन्वेस्टिगेशन, ऐसा व्यक्ति जो हजारों करोड़ का घपला किया, उसको भारत आना चाहिए। इस निर्णय के लिए अभिनंदन करते हैं और भारत की जांच
जो हमारी कंपनी समितियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, उन लोगों ने जो फॉलो किया इस केस को, अच्छा किया, उसका भी हम अभिनंदन करना चाहते हैं। तो अब लंदन कोर्ट के फैसले के बाद अब भारत का कूटनीतिक टेस्ट बाकी है अभी तो। अब चलिए, वो तो एक दूसरी बात से एक दिन आऊंगा आपसे बात करने उस पर। ये मेरा बड़ा प्रिय विषय है। तो जरा कोतरोकी प्रकरण, नीरव मोदी प्रकरण, कैसे कोतरोकी को बचाने की कोशिश की गई और कैसे नीरव मोदी को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर आपसे चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जो कि सोशल मीडिया को लेकर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर जो गाइडलाइंस, जो दिशा निर्देश बनाने के निर्देश दिए गए हैं, और उसके साथ ही नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की बात पर हमसे बातचीत कर रहे थे। भारत में पीएनबी को करीब 14,000 करोड़ का चूना लगाकर लंदन भाग गए नीरव मोदी को तगड़ा झटका लगा है। लंदन की वेस्टमिंस्टर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है, यानी नीरव मोदी को भारत लाकर उसके केस का ट्रायल करने की मुहिम को बड़ी कामयाबी मिल गई है। फरवरी 2018 में भारत से भागने के बाद नीरव मोदी मार्च 2019 में लंदन में गिरफ्तार हुआ था। भारत ने उसके प्रत्यर्पण को लेकर लंदन कोर्ट में बड़ी लड़ाई लड़ी। आज वेस्टमिंस्टर कोर्ट में भारत की कोशिशें रंग लाई, क्योंकि भारत में न्याय न मिलने से लेकर सुरक्षा, जेल की स्थिति और खुद अपनी मानसिक स्थिति की नीरव मोदी की दलीलें कोर्ट में औंधे मुंह गिर गईं। हालांकि अभी नीरव मोदी के विकल्प खत्म नहीं हुए हैं। ब्रिटेन से प्रत्यर्पण कराने में अभी कई और स्टेप्स हैं, जिनमें महीनों या कुछ साल भी लग सकते हैं। लेकिन लंदन कोर्ट का फैसला अपने आप में इसीलिए बेहद अहम है क्योंकि उसने प्रथम दृष्टया नीरव के खिलाफ केस को पुख्ता माना है, साथ ही भारत की न्याय व्यवस्था और भारत के भरोसे पर यकीन किया है। सत्यमेव जयते। भारत के भगोड़े नीरव मोदी पर लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट के फैसले का सार यही है। 13,600 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी ने लंदन की कोर्ट में अपने प्रत्यर्पण को मंजूरी न देने की बहुत दलीलें दी। अपने मानसिक स्वास्थ्य, जेल में अपनी सुरक्षा, भारत में न्याय मिलने की गारंटी न होने जैसे थोथे तर्क रखे, लेकिन कोर्ट ने सब ठुकरा दिया। वेस्टमिंस्टर कोर्ट के जज सैम गूजी ने भारत में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को अपनी मंजूरी देने के साथ कहा कि मैं संतुष्ट हूं कि नीरव मोदी के खिलाफ पीएनबी धोखाधड़ी मामले में सबूत हैं। प्रथम दृष्टया केस बनता है। सीबीआई और ईडी ने धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, गवाहों को डराने और सबूतों को नष्ट करने के जो आरोप लगाए हैं, वो केस पहली नजर में बनते हैं। नीरव मोदी पर भारत में जवाबदेही का केस बनता है। भारत की न्याय प्रणाली, जेल के हालात और राजनीतिज्ञों का नीरव मोदी के केस में दखलंदाजी करना और सही न्याय यानी फेयर ट्रायल नहीं मिलने की सारी जिरह को, जिस पर नीरव मोदी का केस टिका था, उसे इस कोर्ट ने, वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया। जज सैमुअल गोजी ने भारत के द्वारा दी गई सारी अश्योरेंसेस को मानते हुए, उसका मान करते हुए एक्सट्रेडिशन का, प्रत्यार्पण का ऑर्डर दिया। हालांकि नीरव मोदी के पास और भी कानूनी दावपेच मौजूद है, लेकिन इन सब का इस्तेमाल उसे वॉन्सवर्थ प्रिजन में रहते हुए ही करना होगा, जहां वो 20 मार्च 2019 से। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी देने में लंदन की कोर्ट ने मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 के वीडियो पर भरोसा किया। अगस्त 2020 में कोर्ट के सामने जेल बैरक का वीडियो पेश किया गया था। वीडियो के आधार पर भारत सरकार ने लंदन की कोर्ट को भरोसा दिया था कि नीरव मोदी भारत की जिस जेल में रहेगा उसकी व्यवस्था ठीक है। लंदन की कोर्ट ने माना कि आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 ओवर क्राउडेड नहीं है। साथ ही जेल कैदियों के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल में वार्ड तय है, जहां जरूरत पड़ने पर मेडिकल सुविधा ली जा सकती है। नीरव मोदी ने लंदन कोर्ट में डिप्रेशन को आधार बनाकर प्रत्यर्पण की मंजूरी से रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन डॉक्टर फोरेस्टर की रिपोर्ट के आधार पर लंदन कोर्ट ने नीरव के इस दाव को अस्वीकार कर दिया। The Westminster Magistrates Court in London has pronounced that Nirav Modi be extradited to stand trial in India. They have dismissed his mental health concerns, and the judge has observed that Nirav Modi conspired to destroy evidence and intimidate witnesses. Now, since the Magistrate Court has recommended Nirav Modi's extradition to the UK Home Secretary,
the government of India would liaise with the UK authorities for his early extradition to India. नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लंदन की कोर्ट ने मंजूरी दी, लेकिन उसका प्रत्यर्पण कराने की कोशिशों की ये पहली सीढ़ी है। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर लंदन कोर्ट का आदेश अब ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। प्रीति पटेल के पास नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर फैसले के लिए 28 दिनों का वक्त होगा। ब्रिटेन की गृह मंत्री अगर नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की इजाजत दे देती हैं, तो नीरव ब्रिटेन के हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर हाई कोर्ट में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण से रोकने की अर्जी ठुकराई जाती है, तो भी वो ब्रिटेन में शरण मांग सकता है। ब्रिटेन की अदालत का यह फैसला भारतीय जांच एजेंसियों और भारत सरकार के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है, लेकिन नीरव मोदी भी तमाम वो कोशिशें करेगा जिससे कि उसे भारत वापस न आना पड़े। अमूमन वेस्टमिंस्टर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वो ब्रिटेन की हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दे सकता है, और अगर उसे वहां से शिकस्त मिलता है तो ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश भी कर सकता है। अगर उसे वहां से भी हार मिलती है तो अपने मानवाधिकारों के हनन का हवाला देते हुए यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट के सामने भी याचिका दायर कर सकता है, और अगर उसे वहां से भी हार मिलती है तो उसके पास आखिरी विकल्प होगा कि अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए वहां पर असाइलम यानी कि शरण की मांग भी कर सकता है। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी देने के फैसले में लंदन की कोर्ट ने कुछ और बड़ी बातें कही हैं। नीरव मोदी ने भारत के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पर केस को राजनीतिक तौर पर प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था, लेकिन वेस्टमिंस्टर कोर्ट के आदेश में कहा गया कुछ राजनीतिक कमेंट्री गैर जरूरी हो सकती है, लेकिन मेरे सामने कोई मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग या सोशल मीडिया लिंक नहीं रखा गया जिससे यह संकेत मिले कि राजनेता केस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में लंदन कोर्ट ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू की राय को निराधार बताया। लंदन कोर्ट ने कहा 2011 में रिटायर होने तक भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज होने के बावजूद मेरी राय में काटजू के सबूत निष्पक्ष और यकीन करने योग्य नहीं है। उनके दिए गए सबूतों से ऐसा लगता है कि वो अपने सीनियर न्यायिक सहयोगी के खिलाफ गुस्से से भरे हैं। उनके सबूतों में अपने निजी एजेंडा के साथ बड़बोले आलोचक की छाप है। लंदन कोर्ट ने इस बात को मानने से भी इनकार किया कि भारत की अदालतें राजनीति से प्रेरित हो रही हैं। कोर्ट ने कहा कि भारत में लिखित संविधान है जहां न्यायालयों की स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत है, क्योंकि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियां अलग अलग हैं। कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं या हाई प्रोफाइल धोखाधड़ी केस में निष्पक्ष ट्रायल चलाने में सक्षम नहीं है। शुक्रवार को अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के विकास दर के आंकड़ों का ऐलान किया जाएगा। ये वो महीने हैं जब फेस्टिव सीजन में हुई जोरदार बिक्री के दम पर इकोनॉमी ने तेजी का रास्ता फिर से पकड़ा था। अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी तिमाही के आंकड़ों के ऐलान के साथ देश की अर्थव्यवस्था फिर से पॉजिटिव जोन में आ जाएगी। देश के विकास दर के पॉजिटिव जोन में आने का अनुमान लगातार मजबूत हो रहा है। 26 फरवरी को अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के जीडीपी आंकड़ों का ऐलान किया जाएगा। अनुमान जताया जा रहा है कि इस तिमाही में विकास दर इसके पहले की 2 तिमाहियों के खराब प्रदर्शन से उबर कर बाहर आ जाएगी। 2020-21 की पहली 2 तिमाहियों में विकास दर नेगेटिव थी, लेकिन डीबीएस बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान विकास दर 1.3% पर पहुंच सकती है। हालांकि कारोबारी साल 2020-21 के दौरान जीडीपी -6.8% रहने की आशंका है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अक्टूबर-दिसंबर में जीडीपी के सकारात्मक होने की वजह कोविड-19 की हालात में तेजी से सुधार और लोगों के खर्च में तेजी से हुई बढ़ोतरी है। जानकारों का ये भी मानना है कि इकोनॉमी में अब तेजी के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। डीबीएस बैंक ने ग्रोथ की आशंकाएं जताई हैं कि ग्रोथ आएगी इकोनॉमी के अंदर। बहरहाल हमारा ये मानना है कि जब कोई चीज बिल्कुल बेस पर आ जाती है तो उसके बाद उसे उठना ही होता है। तो हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 तक सारी की सारी जितनी भी इन्वेंट्री थी लोगों के पास, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज थी, उनकी कंजम्पशन बढ़ गई। कंजम्पशन बढ़ गई क्योंकि प्रोडक्शन नहीं थी और वो कम होती चली गई। आज हमारी जीडीपी उस स्टेज पर है कि हमारे को प्रोडक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन की तरफ हम लोग जाते हैं तो सर्टेनली हमारी जीडीपी ग्रो करेगी। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में तेजी आने के बाद उम्मीद है कि जनवरी-मार्च में भी इसकी स्पीड और बढ़ेगी। हालांकि साल भर की विकास दर पहली 2 तिमाहियों के बेहद खराब प्रदर्शन की वजह से नेगेटिव रहेगी। अप्रैल-जून के दौरान विकास दर -23.9% और जुलाई-सितंबर में -7.5% लुढ़क गई थी।
DBS रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक गतिविधियों से पाबंदी हटाने के बाद त्योहारों के मौसम में मांग बढ़ने से इकोनॉमी में तेजी आई है। इसके साथ ही दूसरी खपत बढ़ने और क्षमता के इस्तेमाल में सुधार आने से अर्थव्यवस्था में सुधार देखा गया है। जानकारों का ये भी मानना है कि अलग अलग क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां शुरू होने से भी इकोनॉमी पटरी पर लौटने लगी है। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस भी है उसमें फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए मेजर प्रॉब्लम इज कैश क्रंच. So this initiative of loans will definitely help MSMEs to produce and to produce in bulk, which will lead to economies of scale. और जब economies of scale आएगा, then their average cost will go down and they'll be able to sell their product at a reasonable price not only to India but to the international market. So इससे दो फायदे होंगे, एक तो प्रोडक्शन बढ़ा जिससे जीडीपी आपकी ग्रो होगी, और क्योंकि आपके प्राइस रिडक्शन हो, कॉस्ट रिडक्शन के कारण प्राइस रिडक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। इस सुधार का असली असर अगले साल यानी अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 के कारोबारी साल में दिखाई देने का अनुमान है। DBS रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में विकास दर में 11% बढ़ोतरी का अनुमान है। ये अनुमान रिजर्व बैंक के 10.5% के अनुमान से भी ज्यादा है। वहीं IMF ने तो 2021 में भारत के 11.5% की दर से बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। यानी अब अगर कोरोना ने फिर से सर नहीं उठाया और इकोनॉमी को किसी अनचाही या अनजानी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा, तो फिर अगले साल विकास दर नए रिकॉर्ड बना सकती है। आज तक ब्यूरो। मुंबई की एक बच्ची को लगाए जाने वाले 16 करोड़ के इंजेक्शन ने दुर्लभ बीमारियों की तरफ सबका ध्यान खींचा है। 28 फरवरी को वर्ल्ड रेयर डिजीज डे है और अगले महीने भारत में इस मुद्दे पर नई पॉलिसी का ऐलान भी किया जाना है। ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स इन बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए सस्ता और आसान इलाज मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। दुर्लभ बीमारियों के मरीज कोरोना काल में बेहाल रहे हैं। अब 28 फरवरी को रेयर डिजीज डे और अगले महीने के आखिर तक आने वाली रेयर डिजीज पॉलिसी के चलते उम्मीद है कि इन मरीजों पर एक बार फिर से सबका ध्यान जाएगा। हाल ही में मुंबई में 5 महीने की तीरा सावन की दुर्लभ बीमारी को ठीक करने के लिए लगाए जाने वाले 16 करोड़ के इंजेक्शन ने भी इन बीमारियों की तरफ सबका ध्यान खींचा है। ऐसे में जब पीएम खुद देश के हेल्थ केयर सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए PPP मॉडल की वकालत कर रही हैं, तब इन बीमारियों के इलाज के लिए बनाई जाने वाली पॉलिसी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पूरे विश्व में भारत के हेल्थ सेक्टर की प्रतिष्ठा और भारत के हेल्थ सेक्टर पर भरोसा एक नए स्तर पर पहुंचा है। हमें इस भरोसे को ध्यान में रखते हुए भी अपनी तैयारियां करनी है। दुर्लभ बीमारियों की पॉलिसी को गंभीरता से लेने की इसलिए जरूरत है क्योंकि इसका कारोबार दिन ब दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इन बीमारियों की दवाओं का कारोबार सालाना 12.3% की दर से बढ़ रहा है और 2024 तक इसके 242 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है। वहीं बीते कई वर्षों से बजट में दुर्लभ बीमारियों को लेकर बड़ा उदासीन रवैया रहा है। 2018-19 में इन बीमारियों के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि यानी कि रैन के जरिए 7.5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसमें से कोई फंड रिलीज नहीं किया गया। वहीं 2019-20 में 25 करोड़ का आवंटन हुआ और महज 1.5 करोड़ रिलीज किए गए। रैन से मरीज को केवल एक मुश्त 15 लाख मिलते हैं, जो किसी भी दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए काफी नहीं है। नई पॉलिसी में जो शर्तें लगाई गई हैं, उससे कई दुर्लभ बीमारियों को इस पॉलिसी का फायदा ही नहीं मिलेगा। वहीं रेयर डिजीज के मामले में भारत का हाल काफी खराब है। दुनिया की करीब 4 से 6% आबादी दुर्लभ बीमारियों का शिकार है। दुनिया में करीब 30 करोड़ लोग रेयर डिजीज से पीड़ित है। यानी चुनौती बड़ी है और सरकार अभी इसमें काफी पीछे नजर आती है। दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए तो ये समय बहुत ही मुश्किल रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे दुर्लभ बीमारियों का इलाज हर जगह संभव नहीं है, तो इनको दूर दूर तक जब जाना होता है तो आपको जाने आने की सुविधाएं नहीं थी। दूसरा, इस समय दवाइयां भी जब ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये रूटीन दवाइयां नहीं जो हर जगह उपलब्ध हो। डायग्नोसिस में प्रॉब्लम है, जांच करने में देरी होती है, उसके बाद मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है,
बहुत सारा पैसा का इन्वॉल्वमेंट है, दवाई नहीं है, जो दवाई है वो बाहर है, यहाँ पर कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर रिसर्चेस जो हो रहा है वो रेयर डिजीज के को फोकस करके नहीं हो रहा है। इन बीमारियों को समझने में भी भारत काफी पीछे है। दुनिया भर में 7,000 बीमारियों को दुर्लभ बीमारी की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि भारत में महज 450 बीमारियों को इस श्रेणी में रखा गया है, जिसमें से केवल 7 का ही इलाज देश में मुमकिन है। ऐसे में सरकार को इस पर रिसर्च बढ़ाने के साथ ही इसके इलाज के लिए भी दखल देने की जरूरत है। जरूरी है कि सरकार इसके ऊपर पहल करे, इस पर ध्यान दे और इसके लिए एक इफेक्टिव रेयर डिजीज पॉलिसी बनाए। एक नई पॉलिसी जो आने वाली है मार्च 2021 में, मैंने सुना है कि उसमें क्राउड फंडिंग की व्यवस्था की जा रही है। मुझे लगता है कि क्राउड फंडिंग कभी भी एक अस्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती है। जेनेटिक काउंसलिंग का सेंटर्स होना चाहिए, सब फैमिली को जेनेटिक काउंसलिंग मिलना चाहिए, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल टेस्ट का जरूरी है और देश में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का लागू होना और अर्ली और एक्यूरेट डायग्नोस यानी पता करना बहुत जरूरी है। सभी दुर्लभ बीमारियों का इलाज मुमकिन नहीं है। कुछ को जीवन भर के लिए दवा से ठीक रखने की कोशिश की जाती है। ऐसे में रेयर डिजीज पर ठोस पॉलिसी बनाए बगैर सरकार इससे पीड़ित लोगों के इलाज का इंतजाम नहीं कर पाएगी। आज तक ब्यूरो।